Very good morning, my dear students. Again, I am here, your biology mentor. Today we start the next lecture on the topic cell. In the very first lecture मैंने आप लोगों को समझा दिया था अच्छे से कि why cell is called as a structural and functional unit. ठीक है my dear. इसके अलावा मैंने डिस्कवरी ऑफ सेल्स भी बताई थी कि भाई सेल किसने डिस्कवर करी थी. मैंने आपको ये तक भी बताया था जो बुक्स में नहीं लिखा होता कि डेड सेल की डिस्कवरी वेरी फर्स्ट और लिविंग सेल की डिस्कवरी वेरी फर्स्ट किसने करी थी. ठीक है. उसके बाद मैंने आप लोगों को बताया कि प्रोटोप्लाज्म वर्ड किसने दिया था, डिस्कवरी किसने करी थी, न्यूक्लियस की डिस्कवरी किसने करी थी, कब और किसने करी थी, ये सारी चीजें. ठीक है फाइन. आज हम पढ़ेंगे बेटा उन्हीं फर्दर डिस्कवरीज को थ्योरी के अंदर एक्युमुलेट किया और सेल थ्योरी बनाई, किसने बनाई, कब बनाई, यही जानेंगे. वेरी वेरी एमिनेंट साइंटिस्ट स्लाइडन एंड स्वान. स्लाइडन 1838, Schwann in 1839. One is botanist and the other one is zoologist. ठीक है. एक साइंटिस्ट क्या था, बॉटनिस्ट था, प्लांट्स के ऊपर स्टडी करी थी, प्लांट सेल्स के ऊपर. एक साइंटिस्ट zoologist था जिसने एनिमल सेल्स पर डिस्कवरी करी थी. फाइन. 1838 में स्लाइडन ने और 1839 में स्वान ने दोनों ने अपनी अपनी थ्योरीज दी थी एनिमल सेल्स के ऊपर और प्लांट सेल्स के ऊपर. और इनके सेल के ऊपर जितने भी कमेंट्स थे वो सारी के सारी कोलैबोरेट करी और एक थ्योरी, सेल थ्योरी बनाई गई जिसमें इन्होंने सारी चीजें लिखी थी. फर्दर जब इन्होंने कुछ लिमिटेड पॉइंट सेल के दे दिए तब फर्दर एक और क्या बोलते हैं, फर्दर इनके बाद में एक और साइंटिस्ट आया, रुडोल्फ वर्चो, जिन्होंने उसको फर्दर एक्सप्लेन किया. ठीक है. तो हम लिख सकते हैं फर्दर एक्सप्लेन्ड बाय रुडोल्फ वर्चो. ठीक है. चलिए आगे देखते हैं हम. अब एक चीज भाई क्वेश्चन आ रहा होगा कि मैम 1838 में स्लाइडन ने और 1839 में स्वान ने सेल थ्योरी दे दी, तो फिर फर्दर कब? इन 1855 आफ्टर मेनी इयर्स 1855 में रुडोल्फ वर्चो ने अपनी कुछ थीसिस दी, अपनी कुछ थ्योरीज दी जो इनकी थ्योरीज के साथ में मेंड कर दी गई. उसके बाद एक प्रॉपर सेल थ्योरी नाम की बुक बनी गई और उसके बाद आज हमको जानने को मिलता है कि किस तरीके से सेल कहां से आई, क्या क्या फॉर्मेशन है. तो पॉइंट्स आप उसके देख लीजिए. मेन पॉइंट्स अकॉर्डिंग टू द एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक. द वेरी फर्स्ट, ऑल लिविंग बीइंग्स आर कंसिस्ट या मेड अप ऑफ सेल. जितने भी लिविंग बीइंग्स हैं अर्थ पर पाए जाने वाले वो सब सेल के बने हुए हैं. क्लियर हो गई बात. चलिए दूसरा देख लेते हैं. ऑल लिविंग बीइंग्स आर कंसिस्ट ऑफ सेल्स. ठीक है, कंपोज ऑफ सेल्स. इसके बाद बात कर लेते हैं सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ. ठीक है. जितने भी लिविंग बीइंग्स हैं वो तो सेल के बने हुए हैं, ये हमने जान लिया. आप किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को देखोगे वो आपको मूवमेंट करता हुआ दिखेगा. ठीक है. आप उसको देखकर आपको लगेगा कि इसके अंदर लाइफ है, और जिनके अंदर लाइफ है इट मीन्स वो सेल के बने हुए हैं. ठीक है. बिकॉज सेल इज कंसिडर्ड एज अ लिविंग ऑर्गेनल, लिविंग पार्ट ऑन द अर्थ. ठीक है. सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ. अब क्योंकि जब सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म सेल के बने हुए तो इसका मतलब हम बोल सकते हैं कि सेल क्या है, लाइफ का बेसिक पार्ट है. मैंने इंट्रोडक्शन में आपको बता दिया था. एंड फर्दर जो एक्सप्लेन किया था पॉइंट किसने, रुडोल्फ वर्चो ने, वो ये था ऑल सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स. ठीक है. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन के आ जाता है. जितनी भी सेल्स है वो कहां से अराइज होती है, फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स. ठीक है. लेटेड वर्ड में साइंटिस्ट ने इसको इस तरीके से लैंग्वेज दी थी, ओमनिस सेल्यूले ई सेल्यूले. ठीक है. जिसका इंग्लिश वर्जन, इसका इंग्लिश मीनिंग ये है कि ऑल सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स. जितनी भी सेल्स है वो कहां से आती है, उससे पहले जो सेल्स प्रेजेंट है उससे बन के आती है. आपने अमीबा का रिप्रोडक्शन देखा हुआ है और इन द 7th क्लास 8th क्लास में भी आपने उसको पढ़ा होगा काफी अच्छे से कि अमीबा किस तरीके से रिप्रोड्यूस करता है. अमीबा की मदर सेल बॉडी होती है. ठीक है. ये अमीबा की मदर सेल बॉडी है. ठीक है. अब यही क्या करता है, इसके अंदर क्या हो गया, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन मोड होता है और यही अपनी सेल को दो इक्वल सेल्स में
डिवाइड कर देता है। सी न्यूक्लियस भी इसके अंदर इलॉन्गेट होता जाता है, आफ्टर टाइम एक फाइन लाइन क्रिएट हो जाती है, न्यूक्लियस इंटरनली डिवाइड हो चुका है और बाद में एंड में ये अमीबा 2 सेल में डिवाइड हो चुका है। सो दिस इज द मदर सेल, ये क्या है, मदर सेल है, और बाद में क्या बनी, डॉटर सेल। क्लियर? क्या हुआ, सेल्स अराइव फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। ये नई डॉटर सेल्स कोई हवा में उड़ के नहीं आ जाती हैं कि कोई से भी सेल जो कोई सा भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हवा में उड़ के आ गया, उसकी सेल हवा में उड़ती हुई आ रही है, ठीक है, कोई चमत्कार नहीं होता है। सिर्फ अगर कोई पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म की ग्रो रिप्रोडक्शन के थ्रू अगर वो बन रहा है, कोई नया ऑर्गेनिज्म बना है, इसका मतलब उस पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म की जो सेल है, उस पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म की जेनेटिक जो डीएनए है वो ऑलरेडी पहले ही प्रेजेंट होगा, उसके अंदर रिप्रोडक्शन फेज हुआ होगा, सेल डिवाइड करी होगी, तब जाके वो पर्टिकुलर नया स्पीशीज बना है। क्लियर हो गई बात? तो जब मदर सेल प्रेजेंट है तभी अमीबा की डॉटर सेल्स बनेंगी, अदरवाइज अमीबा की डॉटर सेल्स नहीं बनेगी। जैसे कि हम ह्यूमन बीइंग की बात कर लेते हैं, मदर बेबी को बॉर्न करती है, बेबी आया कैसे, हम लोग जो बॉर्न हुए वो कैसे हुए, क्योंकि हमारी मदर के अंदर ऑलरेडी हमें जन्म देने के लिए, हमें बर्थ देने के लिए एक सेल थी विच वी कॉल्ड एज अ एग, जिसको हम क्या बोलते हैं, एग बोलते हैं, ठीक है। तो मदर की बॉडी में वो एग सेल है और फादर की बॉडी में उसको स्पर्म सेल बोलते हैं। व्हेन दे बोथ गेट फर्टिलाइज, तब जाके एक न्यू बॉर्न बेबी डेवलप या प्रोड्यूस होता है, बॉर्न करता है। तो इसका मतलब हमारी भी जो एग्जिस्टेंसी आई है वो किस वजह से, क्योंकि हमारी भी एग्जिस्टेंसी के लिए एक ऑलरेडी एक सेल प्रेजेंट थी हमारी मदर एंड फादर की बॉडी के अंदर, ठीक है। तो ऑल सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। जब पहले से एक सेल प्रेजेंट थी तभी कोई दूसरा ऑर्गेनिज्म जो पर्टिकुलर बॉडी है, सेम स्पीशीज से रिलेटेड जो ऑर्गेनिज्म है वो ग्रोथ कर पाएगा, वो बॉर्न कर पाएगा, अदरवाइज पॉसिबल नहीं है, ठीक है। कोई भी चमत्कार नहीं होगा कि हवा में से कोई एक सेल आ गई और पर्टिकुलर एक ऑर्गेनिज्म ग्रो कर गया, नहीं, ठीक है। तो ये उन्होंने कुछ थ्योरी बताई थी जिससे लाइफ का फंडा समझ में आए, अर्थ के ऊपर जो लाइफ एग्जिस्ट कर रही है इसका फंडा समझ में आए कि भाई अर्थ के ऊपर लाइफ का एग्जिस्टेंसी हुई कैसे, अर्थ के ऊपर लाइफ की शुरुआत हुई कैसे। तो इस तरीके से हुई माय डियर। सबसे पहले जो लाइफ, जब अब नॉर्मल सी बात है, आप क्वेश्चन बच्चों के मन में ये आएगा, मैम वेरी फर्स्ट जब अर्थ का ओरिजिनेशन हो रहा था तब थोड़ी कोई सेल थी। माय डियर, तब सेल नहीं थी, तब सेल के अंदर जो बायोमॉलिक्यूल्स हैं, जिनको हम क्या बोलते हैं, मैं आगे आपको पढ़ाऊंगी, ठीक है, जिसको हम साइटोप्लाज्मा बोलते हैं, प्रोटोप्लाज्मा बोलते हैं, वो प्रोड्यूस हुआ था ड्यू टू केमिकल रिएक्शंस। जो अर्थ के ऊपर जो बहुत अलग अलग तरीके के केमिकल रिएक्शंस उस वक्त हो रहे थे, जब अर्थ अपने आप अपना एक शेप ले रही थी, जब क्लाउड्स अपीयर हो रहे थे, रिवर अपीयर, वाटर अपीयर हो रहा था, तब उसी वक्त वाटर के अंदर कुछ बायोमॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन हो रहा था। दैट बायोमॉलिक्यूल्स कंटेन लाइफ इनसाइड इट, और वो बायोमॉलिक्यूल्स बाद में एक सेल के अंदर फॉर्म हो गए, जिसको हम आगे जाके पढ़ेंगे जब मैं स्ट्रक्चर बताऊंगी आपको कि सेल का स्ट्रक्चर इस तरीके का होता है, एनिमल सेल का। देन वी गेट टू नो कि ओके लाइफ इस तरीके से स्टार्ट हुई, क्योंकि वो पर्टिकुलर बायोमॉलिक्यूल के बाहर एक वॉल क्रिएट हो गई, जिसको हम सेल वॉल पढ़ते हैं, या सेल मेम्ब्रेन क्रिएट हो गई, ठीक है। उसके अंदर जो बायोमॉलिक्यूल, जो मॉलिक्यूल्स, केमिकल्स प्रेजेंट थे, उसके अंदर एक ऐसी शक्ति थी जो लाइफ क्रिएट कर सकती थी। वो पर्टिकुलर बायोमॉलिक्यूल फिर डिवाइड हुए, 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, इस तरीके से डबल 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 मल्टीप्लाई होते गए, एंड धीरे धीरे अलग अलग टाइप की स्पीशीज, वो पर्टिकुलर सेल किस एनवायरमेंट में गई, वहां पे जाके उसने जो जो एनवायरमेंट को लेकर एडेप्टेशंस लिए, वो पर्टिकुलर सेल उस पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म में ग्रो कर गई, ठीक है। वाटर के अंदर, जैसे कि एक्वाटिक ऑर्गेनिजम्स के अंदर में, जैसे कि फिशेस वगैरह, फ्रॉग्स वगैरह, वही अगर वही ऑर्गेनिजम्स फिर जब लिविंग धरती पर आए, अर्थ पर आए, तो उनकी सेल्स में कुछ एडेप्टेशंस हुए और फिर वो पर्टिकुलर लैंड रेप्टाइल्स बन गए, ठीक है। इस तरीके से चेंजेस होते होते आज हमारे सामने जो स्पीशीज नजर आती है वो हमें दिखाई देती है। आपने ये भी नोट डाउन किया होगा कि ये जो अभी जो प्रेजेंट टाइम पे हमारे अर्थ पे जो स्पीशीज प्रेजेंट है, उनमें भी कुछ कुछ एडेप्टेशंस अभी भी चल रहे हैं, जो आफ्टर अ सर्टेन लॉन्ग टाइम के बाद में आज की जो स्पीशीज है वो काफी लंबे समय के बाद जाके हमें कुछ चेंज करती हुई नजर आएगी। हमारा सबसे बड़ा एग्जाम्पल हम अपना खुद का ले सकते हैं कि पहले जो हमारे एंसेस्टर्स थे, एप्स, ठीक है, वो कैसे थे, वो झुककर चलते थे, उनकी जो बैकबोन थी वो स्ट्रेटेड रहती थी, डाउन रहती थी, ठीक है। लेकिन अब हम स्ट्रेट पोस्चर में खड़े होते हैं। चलिए
आगे हम देख लेते हैं। मैंने सेल थ्योरी आप लोगों को बता दी, स्लेडेन स्वान द वेरी फर्स्ट, आफ्टर दैट रुडोल्फ वर्चर ने उसको फर्दर एक्सप्लेन किया था। उन्होंने एक पॉइंट दिया था कि ऑल सेल्स आर अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। चलिए आगे हम देखते हैं सेल्स की शेप एंड साइज के बारे में बात कर लेते हैं हम। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है बेटा सेल चैप्टर। अगर आप बहुत ध्यान से पढ़े, बहुत इंटरेस्ट से लेकर पढ़े तो आपको जरूर बहुत अच्छी अच्छी बातें सुनने को मिलेंगी। मैं बहुत अच्छी अच्छी बातें बताऊंगी भी आपको, हर एक टॉपिक में मैं कुछ ना कुछ एक नया चीज लेकर आऊंगी। अगर आपकी तरफ से मुझे कुछ इंटरेस्ट मिलेगा तो हम अर्थ की ओरिजिनेशन के बारे में भी बात करेंगे कि किस तरीके से अर्थ इवॉल्व हुई, किस तरह से अर्थ का ओरिजिन हुआ। ठीक है, चलिए आगे जानते हैं हम। अब सेल थ्योरी तो हमने कंप्लीट, हमने समझ लिया अच्छे से। हम सेल शेप और सेल साइज के बारे में बात कर लेते हैं। सेल शेप एंड साइज। चलिए सेल की शेप की बात करें तो बेटा सेल की शेप वैरी करती है। ठीक है, फ्रॉम 0.1 माइक्रोन से 100 माइक्रोन 200 माइक्रोन कितने भी बड़ी साइज की हो सकती है। ठीक है, पर अगर हम सबसे छोटी सेल की बात करें, एक नॉर्मल साइज की बात करें तो इट इज फ्रॉम 0.1 टू 0.5 माइक्रोन या माइक्रोमीटर तक की साइज की हम बात करेंगे। सबसे छोटी सेल में अगर बात करूं, ये कुछ पॉइंट्स ऐसे जिनके बेस पर क्वेश्चन बन जाते हैं माय डियर, तो आप लिख सकते हैं स्मॉलेस्ट सेल 0.1 माइक्रोन की ऑफ माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा इज आर्के बैक्टीरिया, ये बैक्टीरिया की क्लास में आता है माइकोप्लाज्मा। ये हमारी अर्थ पर एग्जिस्ट होने वाला सबसे छोटी सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है ये। 0.1 माइक्रो की तो इसकी डायामीटर होती है। अब 0.1 माइक्रोमीटर को आप अंदाजा लगा लो, आप सोच भी नहीं सकते इतना माइन्यूट होता है। ठीक है, ये सबसे छोटी सेल है हमारे अर्थ पर प्रेजेंट, ऑल्सो नोन एज PPLO। ये भी आपको याद रखना है, क्वेश्चन इसी से बनता है। ऑल्सो नोन एज प्लूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिजम्स। ओके, माइकोप्लाज्मा का दूसरा नाम क्या है? प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिजम्स। क्लियर? चलिए इसके बाद बात करते हैं लॉन्गेस्ट सेल की। लॉन्गेस्ट सेल की बात कर रही हूं, लार्जेस्ट सेल की बात नहीं कर रही हूं। लॉन्गेस्ट सेल इज नर्व सेल। यस, ये 1 to 1.5 मीटर, 1 मीटर टू 1.5 मीटर की होती है। खास बात इसकी ये है कि ये हम अपनी नेकेड आई से भी आराम से विजिबल कर सकते हैं। ठीक है, सी 1.1 to 5 पर्टिकुलर आप अपने हर बच्चा अपना अपना देख ले कि फ्रॉम द एब्डोमेन रीजन, फ्रॉम द वेस्ट रीजन टू द एंकल रीजन, ये एक जो हमारी बॉडी की जो सबसे बड़ी नर्व है, मैं उसका साइज बता रही हूँ, जो कहां से कहां तक है, हमारी एंकल रीजन, जो हमारा फुट है, वहां से लेके हमारी वेस्ट रीजन तक एक नर्व चलती है, एक नर्व ग्रो करती है। इतनी बड़ी एक सिंगल नर्व है। ठीक है, तो आप मान सकते हैं कि वो 1 मीटर टू 1.5 मीटर तक इतनी बड़ी नर्व हमारी बॉडी में यहाँ पर प्रेजेंट होती है। और इसको हम चाहें तो हम हमारी नेकेड रीजन, नेकेड आई से देख सकते हैं। एक्सरे वगैरह जब करा जाता है, ठीक है, तब हम उसको आराम से, MRI वगैरह जब करी जाती है तब हम उसको आराम से देख सकते हैं नेकेड आई से। ठीक है, ये इतनी भी ज्यादा माइन्यूट नहीं होती है, थ्रेड लाइक्स होती है बिल्कुल। नर्व्स जो है हमारी बॉडी के अंदर बिल्कुल थ्रेड के जैसा होता है, जैसे ये थ्रेड्स होते हैं ना, इस तरीके की फैली हुई होती है। क्लियर? चलिए, तो ये तो हो गई लॉन्गेस्ट। और लार्जेस्ट सेल की मैं बात करूं, वो क्या है? ऑस्ट्रिच एग। ऑस्ट्रिच एग जो कि समथिंग 15 to 18 सेंटीमीटर डायमीटर का होता है। अगर इस पर्टिकुलर एक एग से ऑमलेट बनाया जाए तो इट इज अबाउट 12 to 13 पीपल आराम से पेट भर के खा सकते हैं। ठीक है, और ऑस्ट्रिच एग की विद इन द शेल, विद द सेल, शेल की मैं बात कर रही हूँ, उसके आउटर शेल के साथ की बात कर रही हूँ कि उसका आउटर शेल के साथ ही उसका डायमीटर 15 से 18 सेंटीमीटर तक का होता है। क्लियर? तो वो सबसे बड़ी सेल है। क्लियर? ये कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जिनके बेस पर क्वेश्चंस बन के आ जाते हैं माय डियर। चलिए, ये हमने साइज वगैरह देख लिया हमने। अब हम कुछ अदर शेप्स की सेल्स के बारे में बात कर लेते हैं। एक क्वेश्चन मन में ये आता है कि सेल के इतने
इतने डिफरेंट डिफरेंट शेप्स और इतने डिफरेंट डिफरेंट साइजेस होने की जरूरत क्या है? क्लियर? शेप और साइज, किसी भी सेल की शेप और साइज उसके स्पेसिफिक फंक्शंस के ऊपर डिपेंड करती है माय डियर। जो स्पेसिफिक फंक्शन वो परफॉर्म कर रही है, शेप एंड साइज ऑफ अ सेल इज बेसिकली डिपेंड on the specific function performed by it। किसी भी सेल के द्वारा किस टाइप का फंक्शन परफॉर्म किया जा रहा है, उसी बेस पर उस पर्टिकुलर सेल की शेप और साइज निर्धारित होती है। ठीक है, अभी डिफरेंट डिफरेंट शेप और डिफरेंट डिफरेंट साइज के अकॉर्डिंग आप सेल्स को देखो। मैं डायग्राम इवन आपके एनसीईआरटी की बुक में भी अगर आप देखना चाहो तो साइड में एक डायग्राम बना हुआ है आपकी बुक के अंदर, जहां पे कई सारे सेल्स के डायग्राम बने हुए हैं। जैसे कि एक फैट सेल हो गई, फैट सेल के अंदर यहाँ पे बहुत सारा वाटर प्रेजेंट रहता है और साइड में बहुत ज्यादा फैट डिपॉजिट रहता है। ठीक है, ये तो हो गई हमारे पास फैट सेल्स, एडिपोसाइट सेल्स बोलते हैं जिनको। जब मैं फर्दर आपको सेल्स टिश्यूज के बारे में पढ़ेंगे तब आपको इसके बारे में अच्छे से पढ़ाऊंगी। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं मसल सेल्स। ये भी हमको नेक्स्ट चैप्टर में अच्छे से जानने को मिलेगा। ठीक है, ये हमारी मसल सेल्स है। बोन सेल्स की बात करें तो कुछ इस तरीके की होती है। ऑस्टियोसाइट्स बोलते हैं इनको, बोन सेल्स। ठीक है, नर्व सेल्स की मैं बात करूं तो नर्व सेल्स अपने आप में बिल्कुल ही डिफरेंट काइंड ऑफ सेल्स हैं। आपकी बुक में डायग्राम इसका बहुत अच्छे से दे रखा है, आप एक बार बुक जरूर देख लेना। सी, ये क्या है? ये नर्व सेल्स है हमारे पास में। ठीक है, इसके बाद एग सेल्स की बात करें जो फीमेल बॉडी के अंदर प्रेजेंट होती है, दिस इज नर्व सेल। लेबलिंग मैं अभी नहीं कर रही हूँ, जब हम फर्दर पढ़ेंगे तब मैं आपको नर्व सेल का प्रॉपर डायग्राम विद लेबल के साथ आपको पढ़ाऊंगी। दिस इज एग सेल जो फीमेल बॉडी के अंदर प्रेजेंट होती है, एंड दिस इज स्पर्म सेल। ठीक है, ये स्पर्म सेल है। सी, मैंने कितने सारे सेल्स के डायग्राम बना दिया, आपने सबका शेप और साइज अपना आप देख सकते हैं। सबका शेप और साइज बिल्कुल अलग अलग है। फैट सेल की वर्किंग अलग है, इसीलिए उसका शेप और साइज बिल्कुल अलग है। ये बिल्कुल बल्जी होती है क्योंकि इसके अंदर फैट का डिपोजिशन ज्यादा होता है। बोन सेल्स की बात करें तो आपने देखा, बोन के जब हम बारे में पढ़ेंगे तब अगर कभी आपने नोट डाउन किया हो, बोन अगर बीच में से आपको कटी हुई मिले तो आपको बोन्स कुछ स्कैटर्ड फॉर्म में मिलेंगी और बोन्स के बीच में आपको बहुत सारे पोर्स मिलेंगे, होलो काइंड ऑफ मिलेगी। इसलिए उसकी बोन की जो सेल्स है कुछ इस तरीके की स्कैटर्ड होती है। नर्व सेल्स अपने आप में बिल्कुल डिफरेंट सेल्स है क्योंकि उसको थ्रेड की तरह लंबा हमारी बॉडी में हर तरफ फैलना होता है। ठीक है, तभी हमें सेंसेस फील होंगे, इसीलिए वो बिल्कुल इस कुछ अलग डिफरेंट टाइप की लॉन्ग होती है। मसल सेल्स आप देखो बिल्कुल स्पिंडल शेप की, क्यों? क्योंकि हमारी बॉडी में मस्कुलरली हम बहुत ज्यादा काम करते हैं, लेग्स की, थाइस की रीजन की, हमारे आर्म शोल्डर रीजन की। ठीक है, हम ऑल द टाइम कुछ ना कुछ वर्क करते हैं, इसलिए इसका स्पिंडल शेप का होना बहुत जरूरी है ताकि हम जो वर्क कर रहे हैं, इतना ज्यादा एफिकेसी वाला जो वर्क कर रहे हैं, वो सपोर्टिवली हमें हेल्प मिल सके, हमारी बॉडी एकदम से थके ना। ठीक है, स्पर्म सेल्स देखो, एग सेल्स देखो, सबके अपने अपने शेप्स हैं, अपने अपने साइजेस हैं। जिस प्रकार का वो फंक्शन कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग इनकी साइज और इनकी शेप होती है। ठीक है, चलिए आज के लेक्चर में आपको बहुत अच्छे समझ आ गया होगा। मैंने सिर्फ और सिर्फ आप एक छोटा सा टॉपिक रखा था, एक सेल थ्योरी और एक सेल शेप एंड साइज। फर्दर लेक्चर में मैं आप लोगों को समझाऊंगी द ऑर्गेनेल्स। हम फर्दर लेक्चर से एक अपने टॉपिक पर आ जाएंगे। तो वेरी फर्स्ट मैं आप लोगों को समझाऊंगी ऑस्मोसिस। ठीक है, एक्टिव एंड पैसिव ट्रांसपोर्ट। उसके बाद में मैं
पर्टिकुलर टॉपिक उठाऊंगी सेल, जिसमें हम फर्दर ऑर्गेनेल्स को अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। तब तक आप प्लीज ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन प्रोसेस को आप अच्छे से पढ़कर आना अपनी एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक के थ्रू। कोई भी डाउट हो बच्चों, आप जरूर मुझे मैसेज करना।